ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच गया होगा सब। फिर से जुड़ जाइए फटाफट। आप सभी लोग जुड़ जाइए। क्या होता है कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं तो सारी चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना। कब बना? अगस्त 2021 में बना। कब बना? अगस्त 2021 में बना। ठीक, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि जो आपका सुरक्षा परिषद है किसका अंग है? यूनाइटेड नेशन का है। किसका है? यूनाइटेड नेशन का है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अब यहां पर हमको ये देखना है कि ये स्थायी सदस्य बना है कि अस्थायी सदस्य। तो क्या बना है? अस्थायी सदस्य बना है। क्या बना है? अस्थायी सदस्य बना है। ठीक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? किसी कोई दिक्कत? तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इस समय वर्तमान में है। बस इतना, इससे ज्यादा प्रश्न आप लोगों का नहीं आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पर। बाकी जो प्रश्न आया था उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। हाँ, अब ये चीज देखना है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए। तो आपका जो प्रश्न बनेगा कि अभी हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का, अपनी स्थापना का कौन सा वर्ष मना रहा है? तो कौन सा वर्ष मना रहा है? 100वां वर्ष मना रहा है। बस यही इतना आपका आएगा इसमें से। बाकी थोड़ी सी चर्चा इस पर हम और करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या जानकारी है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष जुलाई 2021 में पूरे हो गए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी हम लोग इसी समय जान जाएंगे। इस पार्टी की स्थापना चेन डू सियू, नोट करेंगे कौन है? चेन डू सियू व ले झेझाओ ने, और कौन है दूसरे? ली झेझाओ ने 1 जुलाई 1921 में किया था। तो आपके दिमाग में अब आ जाना चाहिए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई। ये डेट आप याद रखिएगा बस, 1 जुलाई 1921 को हुई थी। जुलाई 1921 में इन्होंने क्या किया? जुलाई 1921 में इन्होंने अपना 100वां वर्ष मनाया। क्या मनाया? 100वां वर्ष मनाया। जुलाई 1921 में इन्होंने अपना 100वां वर्ष मनाया। ठीक, तो इसकी स्थापना किसने किया था? इसका नाम भी जानते रहिए, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चेन डू सियू व ली झेझाओ। चेन डू सियू व ली झेझाओ, बस आपकी जानकारी के लिए है। आप जानते हैं, थोड़ी सी रोचकता बढ़ाने के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि चीन 1949 में चाइना क्रांति हुई और हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। आज चीन हमसे आगे है, क्यों है? कि वहां पर एक पार्टी एक सरकार की बात चल रही। हालांकि और भी हैं, पार्टियां हैं, और सारी पार्टियां हैं। कितनी पार्टियां हैं? जनतांत्रिक देखिए 8 पार्टी हैं। ये हैं सारी पार्टियां, 8 पार्टी हैं। लेकिन किसी भी पार्टी का वर्चस्व नहीं है, केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व है। और वो कौन सी पार्टी है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना जो है बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में तालिबानों की बढ़त के बीच भारत ने कंधार स्थित वाणिज्यिक दूतावास से अपने कर्मचारी वापस किए। तो भाई मैंने पहले ही बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, बस इतना जानिए कि वहां से कर्मचारी हमारे वापस चले आए हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इराक में भी 2021 के अंत तक समाप्त होगा अमेरिकी सैन्य मिशन। तो इराक में इन्होंने शुरू किया था। यहाँ भी कुछ हमको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए इसको भी आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। बस इतना जानते रहिए कि किस देश में अभी हाल ही में जो है अमेरिका अपना सैन्य मिशन समाप्त करेगा। तो कहां समाप्त करेगा? इराक में समाप्त करेगा। कहां समाप्त करेगा? इराक में समाप्त करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भाई अपने फ्रेंड्सों को आप फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि फिर से क्लास ओपन हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट देख रहा हूँ
अगला जो आपका पॉइंट है वो है हैती के राष्ट्रपति की हत्या। तो हैती कहाँ का देश है? करेबियाई देश है। ठीक है, हैती क्या है? करेबियाई देश है। और वहां के राष्ट्रपति कौन थे? जोबे नेल मोइसे। कौन थे? जोबे नेल मोइसे। की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में 7 जुलाई 2021 को तड़के उनके आवास पर ही कुछ अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। आप नाम जान लीजिए बस, नाम क्या है? जोवेनल मोइसे। और कहाँ के राष्ट्रपति हैं? हैती के राष्ट्रपति थे। तो जान लीजिए बहुत उस तरह का देश नहीं है, बहुत हाई फाई देश हो या बहुत जो है बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने वाला देश हो। वहां के देश अगर राष्ट्रपति की हत्या कर दी जा रही तो सोचिए कितना विकसित देश होगा। गरीब देश है, ठीक है, और वहां सुरक्षा दूसरा कोई देखता रहता है। तो बस आप इतना ही जानिए कि किस देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। तो हैती के राष्ट्रपति की हत्या वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने, आतंकवादियों टाइप के जो थे, उन्होंने कर दिया था। ठीक, और उनका नाम क्या है? जोवेनिल मोइसे। बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं देखना है। आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष उड़ान कंपनियों वर्जिन, गैलेक्टिक व ब्लू ओरिजिन के स्पेस क्राफ्ट्स की उड़ानों से अंतरिक्ष पर्यटन हेतु मार्ग प्रशस्त। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें हमको कई नई जानकारी मिल रही है। मैं आपको कई नई जानकारी दूंगा। अब तक आप घूमने टहलने के लिए कहाँ जाते थे? आप हिमाचल प्रदेश, शिमला, मंसूरी या जगह जगह पर बहुत सारे पर्यटन स्थल बने हुए हैं जहां पर हम घूमने टहलने के लिए जाते थे। लेकिन अब प्रचलन कहां बढ़ रहा है घूमने का? अंतरिक्ष में पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है। कहां पर? अंतरिक्ष में पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है। इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि अंतरिक्ष में भाई पर्यटन स्थल क्या है। आइए देखते हैं कौन गया है, कौन नहीं गया है, क्या है। थोड़ा सा रोचक बिंदु है, इसलिए हम आपका 2 मिनट इसमें समय लेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं इसको। पर्यटकों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा अब निकट भविष्य में संभव हो सकेगी। जुलाई 2021 में 2 अंतरिक्ष कंपनियों के स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष सीमा तक की यात्राएं आम नागरिकों के साथ संपन्न की। पहले तो कौन जाते थे? जो अंतरिक्ष से संबंधित यात्री होते थे, जो खोजबीन करते थे, वो जाते थे। लेकिन अब की बार कौन गए हैं? आम नागरिक गए हैं, जो हमारी और आपकी तरह है, पैसे वाले हैं। हमारी आपकी तरह नहीं हो, बहुत पैसे वाले हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने जाओगे, पर्यटन तो जाओगे तो पैसा बहुत लगता है। ठीक, संपन्न की। इन कंपनियों में रिचर्ड ब्रेसन, कौन? ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिचर्ड ब्रेसन की वर्जिन गैलेक्टिक। तो वर्जिन गैलेक्टिक जो क्राफ्ट है वो किसकी है? रिचर्ड ब्रेसन की है, ब्रेसन की है। वह जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजन। तो जेफ बेजोस की कौन सी है? ब्लू ऑरिजन है। तो जेफ बेजोस कौन है भाई? बताना जो है। अमेज़न के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। और कुछ इनको मैंने पढ़ाया है। जेफ बेजोस के बारे में और कोई चर्चा की है तो बताना आप लोग भाई, ध्यान करना क्या बताया हूं इनके बारे में। मुझे याद आ रहा है कुछ, एक आ गया जी। प्रिया जी बताइए क्या बताया हूं। अच्छा, हाँ ध्यान में आ गया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत वेरी गुड। क्या विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं ये? क्या विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस? ठीक, आप लोग भी ध्यान रखिए भाई। हाँ, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। 2 कंपनी थी, ऊपर हेडिंग जो थी हमने देखा था, एक थी गैलेक्टिक और दूसरी कंपनी थी गैलेक्टिक ऑरिजन। ठीक, ऑरिजन के संस्थापक कौन है? ऑरिजन के संस्थापक यही जेफ बेजोस जी हैं। ऑरिजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस जी हैं। और गैलेक्टिक के संस्थापक कौन है? रिचर्ड है। मैं इसलिए इतना चर्चा कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए यहीं पर। ठीक है, आप देखो ये फॉरेन नाम है, विदेशी नाम है, इनको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा, तब आपका क्लियर होगा। ठीक है, इनको अपनी हैबिट में आपको लाना पड़ेगा। विदेशी नाम है, इतना जल्दी नहीं याद होते हैं। लेकिन फिर भी हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब हम इनको नाम लेंगे तो धीरे धीरे हमारी क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। और चूंकि प्रश्न हर बार जब तक आप तैयारी करते रहेंगे, यहीं से प्रश्न कहीं ना कहीं से आते रहेंगे और आपको लर्न करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो आप बस लगे रहिए, इसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम इसको और चर्चा करते हैं।
तो हम लोगों ने देखा कि दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है गैलेक्टिक और दूसरी है ओरिजन। गैलेक्टिक के संस्थापक जो हैं रिचर्ड हैं और ओरिजन के संस्थापक कौन हैं? जेफ बेजोस हैं। ये दोनों जो कंपनियां हैं, ये दोनों जो है जो स्पेस क्राफ्ट हैं, ये अब की बार आम नागरिकों को लेकर के कहां गए? अंतरिक्ष में गए। ये आम नागरिकों को लेकर के कहां गए? अंतरिक्ष में गए। ठीक, आगे देखते हैं अब इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये देखिए, ये कुछ तस्वीर है जिसमें रिचर्ड ब्रेसन है और उनके साथी है जो अंतरिक्ष में गए हुए हैं। ठीक, आइए अब देखते आगे पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ और मिल जाए। हाँ है, इसमें आगे है, बढ़िया चीज है, इसीलिए मैं समय दे रहा हूं। अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में जुलाई 2021 में पहल 11 जुलाई को उस समय हुई थी जब वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रेसन ने अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के यूनिटी स्पेसशिप में सवार होकर 5 अन्य सहयात्रियों के साथ 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष के किनारे तक की उड़ान भरी। ठीक है, 11 जुलाई को और क्या मनाया जाता है भाई बताओ? 11 जुलाई यही आ गया है, चर्चा करेंगे अभी हम आगे। ठीक है, 11 जुलाई आप लोगों को याद आएगा तो आप बता देना। बड़ी भारतीय मूल की आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी सिरसा बादला अंतरिक्ष उड़ान पर गए उन 6 यात्रियों में शामिल थी। इससे 34 वर्षीय एरोनॉस्टिक इंजीनियर, देखिए इसको ध्यान रखना, नाम को पूछा जाएगा कि क्या है सिरसा बादला, क्या है? 34 वर्षीय एरोनॉटिक इंजीनियर सिरसा बादला कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स के पश्चात भारतीय मूल की तीसरी, क्या है? भारतीय मूल की तीसरी व भारत में जन्मी दूसरी अंतरिक्ष यात्री हो गई। देखिए यहां पर कई प्रश्न बन रहे हैं। एक तो भारतीय मूल की पूछ रहा है, क्या है? भारतीय मूल की। तो प्रश्न आपका क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि भारतीय मूल की तीसरी अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो उसमें 3 नाम आपको मिल जाएगा, एक कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और सिरसा बादला। चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, या कोई एक और नाम दे देंगे। तो आपको किसको आंसर बनाना रहेगा? सिरसा बादला को। और दूसरा प्रश्न आएगा कि भारतीय मूल की व भारत में जन्म लेने वाली ऐसी कौन सी दूसरी एरोनॉटिक या अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो दूसरी हो जाएगी। ये भारत में जन्म लेने वाली कौन सी है? दूसरी है। वेरी गुड विज्योति जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ज्योति भी ऑनलाइन क्लास में आ गई, बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। ठीक है, अभी चूंकि हम लास्ट में फिर एक बार देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट हैं। ठीक, अभी हम चूंकि इसको पढ़ा ले बढ़िया से। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्योति जी का उत्तर आया हुआ है, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रिचा जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। आइए, 34 वर्षीय एरोनॉस्टिक इंजीनियर है। तो 2 प्रश्न आपको यहां से मिला, एक भारतीय मूल की मिला और दूसरा कौन सा मिला कि भारतीय मूल की व भारत में जन्म लेने वाली कौन सी अंतरिक्ष यात्री हैं। तो आपको मिल गया यहां से। सिरसा बादला का नाम आप अपनी बैठा लेना। बिल्कुल प्राची जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सिरसा बादला का नाम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये भारतीय मूल की हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, गई हुई हैं। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद इनका नाम आता है। ठीक, आइए देखते हैं और क्या है। हाँ, वर्जिन गैलेक्टिक इस मिशन चालक दल के 2 सदस्य, भाई कहाँ चला गया? यहीं से पढ़ना है हम लोगों को। बिल्कुल, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानकारी लेना है, वहां कुछ नहीं था। तो मानव उड़ान है, इसमें आपको सहयात्रियों के साथ जेफ बेजोस भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, जेफ बेजोस के साथ गए हैं। जेफ बेजोस की कौन सी कंपनी है? एयरक्राफ्ट कौन सी है? ओरिजन। तो ये ओरिजन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ आपको। बस हमारा एक उद्देश्य था कि हम आपको किसके साथ जोड़ें? सिरसा बादला के साथ जोड़ें। सिरसा बादला का नाम आपके दिमाग में बैठाना था, इसलिए हमने इतनी चर्चा किया। ठीक है, सिरसा बादला का नाम हमें आपको याद करवाना था, इसीलिए हमने इतना चर्चा किया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम।
और देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे और बढ़िया से चर्चा भी करेंगे। वर्ष 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन को मिली। तो देखिए पहले तो दिमाग में बैठा भाई, कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है? 35। अभी इसके पहले भी हम चर्चा करेंगे। और किसको मिली है? ब्रिस्बेन को मिली है। अभी हम देखेंगे भाई ब्रिस्बेन है कहाँ, कब होगा ये? 2032 में होगा। इतने इतने चीजों पर आप अपनी निगाह डाल दिए होंगे कि 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसको मिली है? ब्रिस्बेन को मिली है। किसको मिली है? हाँ वेरी गुड, ब्रिस्बेन को मिली है। ठीक, तो आगे हम आप इसकी थोड़ा सा अपना वॉइस बंद कर देना जो है, ठीक, क्लास के लास्ट तक, लास्ट में आप अपनी वॉइस दीजिएगा। ठीक, आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। वर्ष 2020 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हाल ही में 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 को टोक्यो जापान में संपन्न हुए थे। हाल ही वाला छोड़ दो, भी हाल ही वाला हम देखेंगे। इसके पश्चात 33वें, एक मिनट, चलो पहले हम यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे वाले पृष्ठ पर चलेंगे, वहां देखेंगे बढ़िया से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था। नोट करेंगे, अभी प्रश्न पूछा गया कई जगहों पर, आज शायद कुछ और जगहों पर प्रश्न आया था। ये कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। एथेंस, एथेंस कहाँ है? ग्रीक में है, ग्रीक यूनान में हुआ था। तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। नोट कर लेंगे, आपकी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए। अब आइए, अब हम लास्ट में चलते हैं। हमारा जो अभी हमारा चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो 35 बना हुआ है, इसलिए दर्पण में आया है। ठीक है, कौन सा? 35। तो 35 हम लोग देख लिए हैं। 35 कहां पर है? हाँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 31 से 30 से देखते हैं। 30 आपको लर्न नहीं करना है। 30वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। ये आपको लर्न नहीं करना है, जानना है। 31वां कहां हुआ था? 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। 2020 टोक्यो जापान, इसमें ट्रिपल स्टार लगा हुआ है। ट्रिपल स्टार का मतलब क्या है इसी समय देख लेते हैं। ये है, ठीक, इसे 2020 में कहां होना था? टोक्यो जापान में होना था। कब होना था? कौन सा? 32वां। अब आइए देखते हैं भाई इसमें क्या और हमको जानना है। तो कोरोना संक्रमण के कारण ये खेल स्थगित कर दिए गए थे तथा 2021 में ये टोक्यो में ही आयोजित हुए। तो कब हुआ ये? 2021 में हुआ। कब हुआ? 2021 में हुआ। ठीक, कहां हुआ? टोक्यो में ही हुआ। तो 2020 में होना था, कब हुआ ये? 2021 में हुआ। किसके कारण स्थगित किया गया था? कोरोना के कारण। अगला जो है 32वां हो गया। कितने ओलंपिक खेल आपके हो गए हैं? 32। 33वां कहां पे होगा? यहीं से लर्न करना है, याद करना, ये इसको भूलना मत। 33वां कहां पे होगा? पेरिस में होगा। कब होगा? 2024 में होगा। कहां पे? पेरिस। पेरिस कहां है? फ्रांस में है। कहां पर है पेरिस? फ्रांस में है। कौन सा है? 33। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में प्रस्तावित है? फ्रांस के पेरिस में प्रस्तावित है। याद करिए मेरे साथ, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पे प्रस्तावित है? तो फ्रांस के पेरिस में प्रस्तावित है। और कब होगा? 2024 में होगा। लर्न हो गया। उसके बाद 34वां कहां पर प्रस्तावित है? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स कहां पे है? अमेरिका में है। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां प्रस्तावित है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रस्तावित है। और कब होगा? 2028 में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां प्रस्तावित है?
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। कहां पर प्रस्तावित है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। कब होगा? 2032। तो अब आप 2024 अपने दिमाग में बैठाइए। 2024 दिमाग में बैठ गया होगा। 2024 में कहां पे होगा? फ्रांस के पेरिस में होगा। बस एक पहला बैठा लिए हमें फ्रांस। अब आप फ्रांस बैठाइए, लांस बैठाइए, एंजल्स बैठाइए और ब्रिस्बेन बैठाइए। ठीक, तो 24, 4, 28, 4, 32 तीन शब्द आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और 24 बैठा लीजिए। 2024 से शुरू होगा। तो आप बैठाइए फ्रांस, पेरिस, लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन। ये क्रम होना चाहिए इसी तरह से। आप चाहें तो इसका पहले अक्षर से आप जो है एक पॉइंट बना लीजिएगा। तो आप ये बना लेंगे 24 से होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अब वो 24, वो 32वां पूछ रहा, वो अब आपसे 33वां पूछे, 24वां पूछे और 34वां पूछे, 35वां पूछे, कोई भी पूछे, अब आप गलत नहीं होगा। एक अपना दिमाग में बैठा लीजिए, जो उसी के आगे बहुत इम्पोर्टेंट जिस पर हम चर्चा की है अभी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों मिल गई होगी। पहला कालीन ओलंपिक खेल हुआ था, ग्रीस में हुआ था, एथेंस में हुआ था। 1896 ईस्वी में हुआ था, ग्रीस में हुआ था, एथेंस में हुआ था। उसके बाद आपसे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पे होगा? फ्रांस के पेरिस में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। अभी आपके टेस्ट में भी यहां से प्रश्न आएंगे और आप लोगों को बताना रहेगा। देखिए आपका बस यहीं पे ये समाप्त हो गया। ठीक है, आपका यहीं पर ये राष्ट्रीय समाप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी, 4 साल के बाद होता है ये, प्रत्येक 4 साल के बाद ही आयोजित होता है। ज्योति शर्मा जी बहुत अच्छा। ठीक, हाँ, प्रत्येक 4 साल के बाद ये आयोजित होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा टॉपिक है आर्थिकी है। आज आर्थिकी की भी चर्चा हम पूरी तरह से करेंगे। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य क्या है? आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया होगा, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। फिर हम इसे भी सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि सॉर्ट आउट में क्या चीजें हमको मिलती हैं और क्या हमें पढ़ना है। ठीक, आज बहुत सारे स्टूडेंट हमको लगता है ऑनलाइन नहीं आ पाए। पहली बार तो बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे ऑनलाइन, इनको समस्या के कारण जो है स्पीच या स्क्रीन कुछ भी समस्या, वॉइस के कारण जो है फिर वो वापस चले गए। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग जुड़ते हैं। आइए, 2021-22 की पहली तिमाही। चलिए कोई बात नहीं मानस जी, ऑनलाइन क्लास में होता है कि ऑनलाइन क्लास में लोग, ऑफलाइन में क्या है कि चले जाते हैं तो मजबूरी रहती है, उनको नहीं जाना है। इसमें क्या है कि इच्छा है अपनी, ज्वाइन कर लिए हैं, रहना है, थोड़ी देर रहेंगे, 10 मिनट रहेंगे, 5 मिनट रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, तो काफी सुविधा रहती है ना ऑनलाइन क्लास में। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप शुरू करिए, लास्ट तक रहिए। आप देखिए फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दावा है कि मेरे साथ करंट आप पढ़ते रहिए, आपको फिर कहीं जब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक आधार बना लीजिए, लास्ट तक मैं कई बिंदुओं के माध्यम से करंट लेकर के आऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा आपके लिए सहयोग करेगा। आइए फिर सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल मानस जी, आप पूरी क्लास में रहते हैं, ईमानदारी पूर्वक रहते हैं, तो आपको उसका फायदा भी बहुत मिलेगा जी। आइए, 2021-22 की पहली तिमाही, तो आपको ये करंट नहीं देखना, ये वाला पॉइंट सार्वजनिक उद्यम विभाग व वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, हेडिंग ही काफी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग किसके अंतर्गत आ गया? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। तो आपसे प्रश्न यही बनेगा, निम्नलिखित में से किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अभी हाल ही में सम्मिलित किया गया है? क्लास आपकी स्क्रीन पर सारी दी हुई है, डेली 7 बजे से स्टार्ट होती है और 8 बजे तक रहती है। उमेश जी, आज आपका पहली क्लास है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। ठीक, बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने मित्रों को भी जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। पहली क्लास आपकी, पहली क्लास से स्टार्ट है, करंट अफेयर्स अभी चल रही है।
संविधान की क्लास मंडे से मैं टाइम बांट दूंगा, कितने दिन संविधान चलेगा और कितने दिन जो है आपकी ये चलेगी। उसके बाद क्विज प्रश्नों के माध्यम से भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अभी आपको मैं ये क्लास ले लूँ, उसके बाद आपसे मैं बात कर लूंगा, सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। आइए 2020-21 में बागवानी उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय की दूसरे अग्रिम अनुमान अभी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे और चलते हैं। कृषि के विकास एवं कृषकों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं देखेंगे भाई, सरकार क्या क्या दे रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 64 लाख रुपए की मतदाताओं का पंजीयन। तो आपको ये जानना रहेगा कि मातृ वंदना योजना क्या है, अभी हम आगे देखेंगे क्या है। अगला है स्मॉल LALP की परिभाषा में परिवर्तन, देखेंगे भाई ALP क्या है। अगला है लद्दाख हेतु बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की योजना, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं है इतना जानने की। IMF अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। IMF ने 2020-21 में भारत में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को 12, कोई मतलब नहीं है इसका आपके एग्जाम से, अभी आंकड़ा मैंने बताया था, सारे आंकड़े लेकर के आऊंगा। ये आर्थिकी है, आर्थिकी थोड़ा उबाऊ होती है, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो पूरी अच्छी तरह से आपके सामने लेकर के आऊंगा और लास्ट में जितना डाटा दे दूंगा उसी डाटा में से आपका रहेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लास्ट में डाटा लेकर के मैं आऊंगा, कौन कौन से डाटा आपको लर्न करना है एकदम स्पष्ट लिखा दूंगा। ठीक है, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में इस वर्ष भी भारत की 7 कंपनियों को, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी मैं चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी है, अक्सर पूछी जाती है। नगद रहित व संपर्क रहित डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर भी पूरी तरह से मैं चर्चा करूंगा, बृहद रूप से इस पर मैं चर्चा करूंगा। और अगला है 2021-22 की तीसरी मौद्रिक नीति की भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मात्र 2 या 3 टॉपिक हैं आर्थिकी में जिन पर हमें बृहद रूप से चर्चा करनी है। आइए हम शुरू करते हैं, चलते हैं। इस पर मैंने बताया था यहां आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, रेणु जी स्क्रीन चली गई, नेटवर्क में जाइए, सबकी स्क्रीन चली गई कि आपकी की गई है भाई, और बस सूचना दीजिए, हमको नहीं लगता कि स्क्रीन तो होगी और सभी की। मानस पांडे जी आपकी भी, मेरी भी, आपकी भी चली गई, 1 मिनट देखता हूं भाई, स्क्रीन तो आ गई होगी, आवाज पहुंच रही है हमारी, स्क्रीन आ जाएगी, आप लोग बस परेशान मत होइए, स्क्रीन है बिल्कुल, तब इसका मतलब आपकी समस्या है थोड़ी सी, परेशान मत होइए, स्क्रीन 2 मिनट में आ जाएगी जो है। ठीक, थोड़ा नेटवर्क की समस्या आती है, नेटवर्क, आवाज भी आ रही है, बहुत अच्छा प्रिया जी। बस अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेणु जी बस आप थोड़ा सा उसमें रहिए, जो है नेटवर्क में रहिए, हाँ नेटवर्क में रहिए, देखिए आपका जो है बिल्कुल पूरी स्क्रीन चलती रहेगी जो है। ठीक, वॉइस क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, आ गई, चलो आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है, शशांक जी आ गए ऑनलाइन, बहुत अच्छा। ठीक ठीक, आइए बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मैंने बताया, इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया, तो आपको बस यही इतना जानने की जरूरत है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया, वित्त मंत्रालय में सम्मिलित किया गया, तो क्या है, सार्वजनिक उद्यम विभाग। ठीक, तो ये थोड़ा सा पढ़ देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम, डिसइन्वेस्टमेंट, आपको आगे जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग को अब वित्त मंत्रालय के अधीन जुलाई 2021 में कर दिया है। बस इतना ही जानिए, हमको नहीं लगता कि इसमें जो है आपको कोई जानकारी और। ठीक, तो ये लास्ट में देख लीजिए, वित्त मंत्रालय में विभागों की संख्या से बढ़कर अब 5 से बढ़कर अब 6 हो गई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग आ गए, अब 6 विभाग हो गए। कितने विभाग हो गए, 6, तो जानना जरूरी नहीं, बस इतना मोटा मोटा बस हिसाब रखिए आप। आगे चलते हैं। हाँ, ये चीज आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय
का गठन भी अलग से जुलाई 2021 में किया है। तो बस आप इतना जानिए सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था। क्या जानेंगे? सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? जुलाई 2021 में। आगे जब हम संविधान बनाएंगे तो बताएंगे कि सहकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे जब हम संविधान पढ़ाएंगे, संविधान मंडे से मेरी पूरी उम्मीद है कि मंडे से आपका संविधान स्टार्ट हो जाएगा। और मैं पहले से बता रहा हूं कि उसकी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी हमारी, तो उसमें आप थोड़ा सा मूड बना के आइएगा। कम से कम 1.5 घंटे तो क्लास चलाऊंगा ही उसकी, क्योंकि वो दूसरी क्लास है, उसमें ऊबर नहीं होगी आपको बिल्कुल। इसमें थोड़ा चूंकि सारी चीज नई नई मिल रही है, ऐसी चीजें मिल रही हैं जो आपको थोड़ी समस्या भी कर सकती हैं, नए नए नाम हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा जो है। आइए 2020-21 में बागवानी उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम हुआ। अभी आपको ये नहीं देखना है, ठीक है, अभी आपको ये इसको नहीं पढ़ना है, बागवानी ये सब कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं, लास्ट में लेकर के आऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर भी कुछ नहीं हमको दिखाई पड़ रहा है, हमको लगता है कि हमारी, हाँ देखते हैं कौन कौन सी योजना, थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे, पढ़ेंगे। तो ये तो आप लोग जान ही रहे हो कि प्रधानमंत्री किसानों को, देखिए किसान क्या हो है, हमारे देश की आधारभूत तत्व है वो। अगर किसान समृद्ध है, गांव में कोई किसान कोई चीज पैदा कर रहा है तो हम यहाँ बैठकर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए भोजन पैदा कर रहा है। इसलिए किसानों को सम्मानजनक जीवन मिले, इसके लिए समय समय पर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। और इसी में कौन कौन सी योजना है हम थोड़ी चर्चा उसकी करते हुए चलेंगे। देखिए पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री का किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत क्या होता है, किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक मदद 2,003 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब इसकी दर थोड़ी सी बढ़ा कर दी गई, अब सुन रहे हैं कि 12,000 हो गई, आप लोग पता कर लेना। अगला है विशेषता छोटे व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आपसे ये पूछा जाएगा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना क्या है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में क्या है, ये आपसे प्रश्न आएगा, तो आप क्या बताएंगे। इसके तहत क्या होता है, किसान जो 60 वर्ष की उम्र पार गए हैं उनको 3 माह की 3,000 रुपए प्रत्येक महीने क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ऐसे किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं, उनको 3,000 रुपए मासिक क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। बहुत बड़ी चीज है पेंशन, 3,000 रुपए कर दी गई है, बहुत बड़ी चीज है। तो आपसे बहरहाल ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना क्या है, तो आपको उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन रहेगा कि ऐसे किसान जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है उनको 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। या इतना लंबा उत्तर ना होकर के ये रहेगा कि किसानों को प्रति माह दी जाने वाली पेंशन योजना है। क्या है, पेंशन से संबंधित एक योजना है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आप लोग जानते हैं फसलों की बीमा से संबंधित है। कभी कभी बाढ़ आ जाता है, तूफान हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण किसानों की फसलें क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इससे किसान को बड़ा नुकसान होता है। उसके लिए जो है एक योजना लाई गई थी 2016 में। क्या लाई गई थी 2016 में, जिसे किसानों की फसलों का क्या किया जा सके, बीमा किया जा सके। तो ये आपसे बस यही पूछा जाएगा कि ये योजना आई कब थी या इसकी शुरुआत कब की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई, तो आप क्या बताएंगे, 2016 से हुई। कब से हुई, 2016 से हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, ज्यादा आगे चले गए एक पेज भाई। हाँ इसमें देखते हैं एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे खेत हैं या जो उनकी उर्वरता को ध्यान में रख करके इस योजना को चालू की गई थी। लैब में उनकी जांच कराई जाए।
एक है प्रत्येक बूंद पानी से अधिक पैदावार, तो ड्रिप सिंचाई के द्वारा जो है सिंचाई से संबंधित योजना है, बस इतना ही जानना है। और हाँ, एक योजना है ई नाम योजना शुरू की गई। आइए देखते हैं क्या है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट फॉर्म। आपसे यही पूछ लिया जाएगा भाई ई नाम क्या है, ई नाम क्या है, ठीक है। ई या स्मॉल लिखा हुआ है, इस तरह से नहीं लिखा गया है। आइए देखते हैं किस तरह से लिखा गया है। हाँ, ये लिखा गया है ई नाम योजना। तो किसके लिए, जैसे मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसी तरह से ऑनलाइन फसलों का व्यापार किया जाए उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, ई नाम योजना शुरू की गई। कौन सी योजना शुरू की गई है, ई नाम योजना। ठीक, तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा भाई ई नाम योजना क्या है, तो आप बताएंगे कि किसानों की फसलों की इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर क्या है, उनकी मार्केटिंग से संबंधित योजना है। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, हर मेड़ पर पेड़ योजना। हर मेड़ पर पेड़ योजना केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। पहली बात, राज्य सरकार की नहीं है, किसकी है, केंद्र सरकार की है। कई बिंदु रहते हैं, कई बिंदु से प्रश्न आता है, आपका पढ़ा हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि प्रश्न का प्रारूप क्या रहा। ठीक, आइए देखते हैं। इसके लिए बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1927 के भारतीय वन अधिनियम में संशोधन कर बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। बांस को क्या किया गया, वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। ठीक, तो हर मेड़ पर पेड़ योजना किससे संबंधित है, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, तो बहुत सारी हमने देखा, किसान सम्मान निधि योजना देखा, किसान मान धन योजना देखा, ई नाम योजना देखा, हर मेड़ पर पेड़ योजना देखा, कई फसल बीमा योजना देखा। तो कई योजनाओं को हम लोगों ने देखा, यहीं पर तैयार कर लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है देख लेंगे, एक लाइन में बस देखेंगे इसको। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के हितार्थ शुरू की गई है। ठीक है, नवजात शिशुओं को जो महिलाएं जो है स्तनपान करा रही उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कुछ राशि दी जाती है, क्या दिया जाता है, उनको कुछ पैसा दिया जाता है। कितना शुरू की गई है, 19 वर्ष से अधिक उम्र की लक्षित महिलाओं को उनके पहले जीवित प्रसव के समय कुल उन्हें रुपया कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपए। कितने किस्त में दिया जाएगा, ये 3,000 रुपए, तीन किस्तों में उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो इससे संबंधित है, बस इससे ज्यादा ये किससे संबंधित योजना है, बस यही इतना इससे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ पूछा जाने की संभावना यहाँ से नहीं बन रही है। अगला क्या है, स्मॉल LLP की परिभाषा में परिवर्तन। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे ऊपर की चीज है और आपकी यहाँ आएगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। लद्दाख हेतु बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना, ये भी आपके एग्जाम में उस तरह से आने वाला नहीं है, इसको भी हम आगे बढ़ते हैं। IMF ने 2021-22 में भारत में आर्थिक वृद्धि में पूर्वानुमान, तो ये भी आपके एग्जाम में अभी मैंने बताया डाटा लास्ट में लेकर के आऊंगा। बस यहाँ पे आप हमको ये बताइए IMF का फुल फॉर्म क्या है, IMF का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, होमवर्क है, आप लोग ढूंढ कर लाएंगे किससे संबंधित संस्था है IMF, तो आप लोग इसको पता करके बताएंगे हमें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी गुड ज्योति जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, बिल्कुल हिमानी जी आ गई हैं ऑनलाइन, प्रिया जी बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, यहां पर नीचे दिया भी हुआ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, डाटा हम आपको बता रहे हैं, डाटा हम आपको लेकर आएंगे, जितना डाटा हम आपको बताएंगे उतना ही डाटा आपको तैयार करना है।
क्योंकि इतने डाटा के चक्कर में आप फंसेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में इस वर्ष भी भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं। तो फॉर्च्यून 500 में भारत की कितनी कंपनी है? 7 कंपनी है। कितनी कंपनी है? 7 है। फॉर्च्यून 500 में भारत की कितनी कंपनी है? 7 कंपनी है। ठीक। हाँ, एसबीआई व राजेश एक्सपोर्ट के अतिरिक्त 5 अन्य कंपनियों को वैश्विक रैंक में गिरावट। तो ये गिरावट आपको नहीं देखना है। ठीक है, इसमें देखना है कि इसमें सर्वाधिक 135 कंपनी, सबसे ज्यादा कंपनी किस देश की है? इसमें फॉर्च्यून पत्रिका में 500 में चीन की है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपनी चीन की कितना है? हांगकांग को मिला लिया जाए तो 135 कंपनियां हैं। और दूसरे स्थान पर किसकी है? अमेरिका की है। तो आपसे प्रश्न यही बनेगा कि भाई फॉर्च्यून पत्रिका में सबसे अधिक किस देश की कंपनियों को सम्मिलित किया गया है? तो चीन की कंपनियों को सम्मिलित किया गया। दूसरे नंबर पर कौन है? अब देखिए, से नंबर 1 उसकी कौन कंपनी? मार्ट कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी। याद नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस पहला पूछा जाएगा। आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आवाज पहुंच रही होगी, आप लोग परेशान मत होइए, नेटवर्क आपके यहाँ चला गया होगा, अभी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। और सबको आवाज पहुंच रही है? चलिए हिमानी जी, अभी थोड़ी देर में आवाज आपके पास पहुंच जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। अगला, बिल्कुल, और सबके पास जा रही तो उनके यहाँ नेटवर्क समस्या होगी। आ गई, नेटवर्क स्लो है सर। हाँ, नेटवर्क जिनके यहाँ कमी होगी उनको समस्या होती होगी। तो आपको बस केवल पहली कंपनी याद करना है। फॉर्च्यून 500 में देखिए, इसमें है फॉर्च्यून 500 में सबसे नंबर 1 पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट अमेरिका की है, रिटेल कंपनी है। बस ये इतना ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं, भारत की कौन सी कंपनी है नंबर 1 पर? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। विश्व स्तर पर इसका कौन सा स्थान है? विश्व स्तर पर इसका 155वां स्थान है। कितना है? 155वां स्थान। भारत की कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और विश्व स्तर पर कौन सा स्थान इसका? 155वां स्थान है। ठीक, बस ये इतना आपको यहाँ पे देखना है। और मैंने बताया सबसे ज्यादा किस देश की कंपनी सम्मिलित की गई है? तो चीन की सम्मिलित की गई है। दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका है। बस, तो कितने पॉइंट मिले आपको? आपको इसमें 4-5 पॉइंट मिले और इतना ज्यादा दिया हुआ है। आप स्वयं पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये मिला कि फॉर्च्यून 500 में सबसे अधिक किस देश की कंपनियों को सम्मिलित किया गया है? तो चीन की। इसमें नंबर 1 पर, फॉर्च्यून 500 में नंबर 1 पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट अमेरिका की है। भारत की कितनी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है 500 में? तो 7 कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। भारत की नंबर 1 पर कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। विश्व स्तर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान कितना है? तो कितना स्थान है? 155। बस इतने ही प्रश्न आपको मिल रहे हैं यहां से। हमको लगता है कि इतने प्रश्नों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर दिए होंगे। 6-7 प्रश्न है आपको, और दिया कितना है इसमें, आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे जो है। इसलिए इन 6-7 प्रश्नों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, यही आपके एग्जाम में आएंगे। अगला है नगद रहित, संपर्क रहित डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी की शुरुआत। तो बस प्रश्न आपका यही पूछा जाएगा कि ई रूपी क्या है? ई रूपी क्या है? नोट भी कर लेंगे, ई रूपी क्या है? तो ई रूपी क्या है? तो आप लिख लीजिए, नगद रहित व संपर्क रहित डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ई रुपया भी आया हुआ है, डेबिट कार्ड भी आया हुआ है, ई रुपये का, रुपया डेबिट कार्ड।
धन के हस्तांतरणों व लेन देन के नगद रहित व संपर्क रहित डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन को ई रूपी की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 अगस्त को किया। कब किया? 2 अगस्त को किया। ठीक, कब किया? 2 अगस्त 2021 को किया। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इधर मोटे में लिखा हुआ है, पर्सन स्पेसिफिक व पर्पज स्पेसिफिक ई रूपी प्लेटफॉर्म का नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीएल ने इसको लॉन्च किया है। किस कंपनी ने लॉन्च किया है? एनपीसीएल। इसको भी जानते रहिए। इससे क्या फायदा होगा? ई रूपी की शुरुआत फिलहाल निर्धनों को ई रूपी के माध्यम से निजी अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए की गई है, लेकिन बाद में आयुष्मान भारत व खाद्य सब्सिडी आदि भुगतानों के लिए भी किया जा सकेगा। तो कई जगहों पर इसका जो है पेमेंट किया जाएगा इसके द्वारा। बस यही इतना आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए। आगे चलते हैं, अगले पृष्ठ पर देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। भारत में जीबीए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी मौद्रिक नीति में प्रमुख बैंकिंग दर, तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा यहाँ देख लो भाई, ये आरबीआई के क्या है? गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास जी हैं, इनको देख लीजिएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी हैं। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। एलआईसी में चेयरमैन का पद समाप्त हो गया। बस इतना ही आपको इंपॉर्टेंट था इसमें। नो वॉइस पहुंच जाएगी, बस 2 मिनट और आप इंतजार करिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बिल्कुल, बस आपका यहीं पर ये समाप्त हो गया फ्रेंड्स। कल फिर रिकॉर्डिंग क्लास अपनी हम पहले आप करते हैं, फिर आप